नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों को विजेंद्रा सर स्टडी हब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन। प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हमने संविधान निर्माण के ऊपर चर्चा की थी और आज इस क्लास में हम संविधान निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर और बात करेंगे। जैसे कि कुछ बातें पूछ ली जाती हैं कि संविधान निर्माण में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, कुल कितनी महिलाएं थी, कौन कौन सी थी, और उनमें से भी कुछ खास महिलाओं की बात, कुछ क्वेश्चन और भी आ जाते हैं। तो चलिए अपन टू द पॉइंट जो है दोस्तों बात करते हैं संविधान निर्माण से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर। तो संविधान निर्माण में संविधान सभा में संविधान जो सभा है दोस्तों, आज मैं संविधान सभा एवं संविधान निर्माण से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अति महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन्हें लेकर मैं हाजिर हूं। यहां मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक तो संविधान के बारे में कुछ लोग बताते हैं, जैसे ग्रीनविल, ऑस्टिन वगैरह हैं, उन्होंने इस संविधान सभा की आलोचना की, चर्चिल ने आलोचना की, विस्काउंट जो साइमन था उन्होंने इसको हिंदू संस्था कहा। इन सब चीज़ों को और इसकी संप्रभुता भी प्रश्न चिन्ह लगाए गए। अपन एक एक करके लेते हैं। जैसे कि जनरली पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा बड़े वक्ता संविधान सभा में कौन थे, तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा आपको कि संविधान जो सभा थी दोस्तों, उसमें वैसे तो इसके सचिव या जो सलाहकार थे वे BN राव थे। इसलिए दोस्तों ये जो BN राव हैं, इन BN राव को संविधान सभा का शिल्पकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का शिल्पकार। इन्हें संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। तो सीधा क्वेश्चन कि संविधान का शिल्पकार किसे कहेंगे? BN राव को। दूसरा व्यक्ति, जब ये सचिव अर्थात परामर्शदाता, ये परामर्शदाता भी पूछें तो अपने को यही बताना है, संविधान सभा के परामर्शदाता या सचिव या सलाहकार कौन थे? BN राव। और इन्हें संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। दूसरा, जब ये नहीं हुआ करते थे, इनकी अनुपस्थिति में, BN राव की अनुपस्थिति में जो कार्य किया वो किसने किया दोस्तों? HVR आयंगर ने। इन्होंने कुछ समय के लिए सचिव का कार्य किया। दोस्तों दूसरा फैक्ट ये है कि हमारे संविधान सभा के सबसे बड़े वक्ता कौन थे? सबसे बड़े वक्ता कौन थे? और हमारे संविधान सभा के सबसे बड़े वक्ता जो थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो क्वेश्चन से मैंने बताया महत्वपूर्ण, तो ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दोस्तों हमारी संविधान सभा में जो बड़े 5 लोग जो थे, संविधान सभा में जो संविधान निर्माण में सबसे ज्यादा जो प्रभाव था, या किन किन का प्रभाव था, तो 5 लोगों का दोस्तों बड़ा प्रभाव था। कौन कौन है उनमें से? आप सब समझ गए होंगे। नंबर 1 अंबेडकर। नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू। नंबर 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथा पटेल, या मैं पूरा नाम लिखूं तो वल्लभ भाई पटेल। और 5वें व्यक्ति थी मौलाना आजाद। ये वे 5 व्यक्ति थे जिनका संविधान सभा में पूरा प्रभाव रहा और इन्होंने एक बड़े वक्ता के रूप में कार्य किया। अब यहां दोस्तों आप में से एक बार एक क्वेश्चन आया, शायद कोई विद्यार्थी बता नहीं पाएगा
चौथा बिंदु है दोस्तों कि हमारी संविधान सभा की सील क्या थी, ठप्पा, और उस ठप्पे पे क्या अशोक स्तंभ था या क्या था। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान सभा का जो ठप्पा था, जो सील थी, उस पे क्या अंकित था। तो जो संविधान सभा की जो सील थी उस पर दोस्तों हाथी का अंकन था, हाथी का अंकन था, हाथी, आप समझ सकते हैं। तो हमारी जो संविधान सभा है दोस्तों उस पर हाथी का अंकन था। अब मैं आपको पुनः बता दूं कि संविधान का जनक किसे कहते हैं। हमारे भारतीय संविधान का पिता या जनक, संविधान का पिता अथवा संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये BR अंबेडकर को कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर जो है उन्हें संविधान का पिता या फिर संविधान का जनक कहा जाता है। दोस्तों संविधान सभा में सबसे बड़े वक्ता यदि कोई पूछ ले कि इनमें सबसे बड़े वक्ता कौन थे, वो भी BR अंबेडकर ही थे। तो मैं अगला बिंदु लिख देता हूं, संविधान सभा के या में सबसे बड़े वक्ता कौन थे, भीमराव अंबेडकर। यही तो कारण है कि मैंने जो 5 प्रभावशाली व्यक्तियों में नाम लिखे, सबसे पहले किसका लिखा, अंबेडकर महोदय का। इसलिए कहा जाता है कि अंबेडकर जो महोदय था उसने प्रत्येक संविधान सभा के सदस्यों को संतुष्ट किया। ये प्रत्येक मुद्दे पर बोलते रहते थे कि किस मुद्दे पर यदि कोई असहमति तो उसको दूर करें। अच्छा, यहां पर एक बात याद आई कि संविधान सभा में सबसे बड़ा विवाद किस मुद्दे पर था, जिस पर सहमति बनाने बहुत समय लगा और कोई मुद्दों पर सहमति बनी नहीं आखिर तक। तो संविधान सभा में सबसे बड़ा जो विवाद था वो विवाद था राष्ट्रभाषा को लेकर के। तो ये बात भी नोट की जानी चाहिए अपने को कि सबसे बड़ा जो विवादित मुद्दा था दोस्तों, सबसे बड़ा जो विवादित मुद्दा था दोस्तों, उस विवादित मुद्दे पर सहमति बनी नहीं पाई, सहमति नहीं बनी नहीं, इसलिए राष्ट्रभाषा जो था, सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रभाषा का था और इस राष्ट्रभाषा पर जो है वो सहमति नहीं बनी। इसलिए आज तक दोस्तों राष्ट्रभाषा के मुद्दे पर संविधान मौन है। राजभाषा की बात जरूर होती है लेकिन राष्ट्रभाषा की बात नहीं होती। कोई व्यक्ति था क्या संविधान सभा में जिसने खुलेआम कहा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा होना होगा, हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बनाएंगे? हाँ, वो था। वो कौन था? RV धुलेलकर महोदय ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए संविधान सभा में पर्याप्त बहस की थी। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए किसने प्रयास किया? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए RV धुलेलकर ने प्रस्ताव रखा था संविधान सभा में और पर्याप्त बहस की कि हिंदुस्तान में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। ध्यान रखिए। अब हमारे संविधान सभा जो है उसकी कई बार आलोचनाएं भी होती हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारी संविधान सभा जो थी उसमें हमारी संविधान सभा की कई आलोचना होती है। आपके सेकंड ग्रेड में और RS में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड SST में तो पक्का ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि इसकी आलोचना करें तो कुछ लोग कहते हैं कि जो संविधान सभा है इसका गठन ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश प्रस्ताव के आधार पे हुआ था, ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव पर हुआ था। ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव पर इसका गठन हुआ। आप लोग समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन था
वो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया। अब कैबिनेट मिशन तो ब्रिटिश सरकार का प्रस्ताव था, यानी भारतीय जनता ने अपनी निर्णय के द्वारा तो इसका गठन किया नहीं। और दूसरी आलोचना है कि ये जन निर्वाचित संस्था नहीं थी, जन निर्वाचित संस्था नहीं थी, ये कहा जाता है। तीसरा आरोप लगता है इस पर कि इसमें एक ही दल का बहुमत, एक ही दल का वर्चस्व था इसमें, कांग्रेस का। तो जो कांग्रेसियों को ठीक लगा वो जो है उन्होंने बना दिया। बात समझ रहे हैं? तो ये आलोचनाएं होती है। और लेकिन क्या ये आलोचनाएं सही है? ये बात तो सही है कि ब्रिटिश प्रस्ताव पर इसका गठन हुआ था, ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव पर इसका गठन हुआ था, बात तो ठीक है। ये जन निर्वाचित संस्था भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आलोचना ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है क्योंकि भले ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव पर इसका गठन हुआ, लेकिन ये आजादी के प्रस्ताव के साथ गठन हुआ था कि हम अपनी आजादी की ओर बढ़ने जा रहे हैं। और 13 दिसंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव रखा, उसमें उन्होंने घोषणा की थी कि हम संप्रभु हैं, पूर्ण रूप से संप्रभु हैं, और हम अपने प्रशासन और शासन को चलाने के लिए एक संविधान सभा का गठन करते हैं। और चूंकि हमारा संविधान जो है वो निर्मित जो है वो जनता की ओर से, इसलिए जो आलोचना है एक तरफा है, और ये इसलिए सही नहीं है। या ये आरएस और आईएएस में मेंस में काम आता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन कई बार आपको पूछ लेते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर करके कारण कथन में इस प्रकार का। हालांकि मैं थोड़ा सा ज्यादा फंस गया, कोई बात नहीं। देखिए मैं एकदम समेटता हूं इसको। एक तरफा है आलोचना है, वन वे सिंगल साइड देख रहे हैं, सिक्के का एक पहलू है जो सही नहीं है। क्यों नहीं सही नहीं है? क्योंकि जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा ही तो बनाई गई है संविधान सभा, द्वारा निर्वाचित थी। समझ रहे हैं? अर्थात ये अप्रत्यक्ष रूप से ही सही जन निर्वाचित संस्था थी, जन निर्वाचित संस्था थी। दूसरा, इसमें सभी वर्ग, सभी दलों, वर्गों, क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व था। ऐसा नहीं है, प्रतिनिधित्व सभी का था। तीसरी बात, इसमें जनसंख्या के अनुपात में सदस्य लिए गए थे, और ये जनसंख्या का जो अनुपात था दोस्तों वो 10 लाख पर एक सदस्य का नियम रखा गया था। समझ पा रहे हैं आप? तो इस प्रकार से ये जो आलोचना है ये ठीक नहीं है। और लास्ट बात, जो चौथी बात है कि हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों का भी प्रतिनिधित्व था। का प्रतिनिधित्व था। स्पष्ट है कि ये जो आरोप है वो आधारहीन है। ठीक है, फिर भी कुछ एक जो विदेशी लोग हैं वो तो बोल ही पड़ते हैं। जैसे ग्रेनविल ऑस्टिन एक नाम है, ग्रीनविल ऑस्टिन, ग्रीनविल ऑस्टिन। इन्होंने भारतीय संविधान सभा के लिए कुछ शब्द कहे, और इन्होंने क्या कहा दोस्तों? एक दलीय देश का एक दलीय निकाय। क्या कहा? एक दलीय देश का एक दलीय निकाय। यानी भारत में एक ही दल की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की, तो एक दलीय देश का एक दलीय निकाय कहा। किन्होंने कहा? ग्रीनविल ऑस्टिन ने। या मैं ये बता दूं दोस्तों आपको क्लियर कट कि ग्रीनविल ऑस्टिन जो है वो अमेरिका का एक इतिहासकार था और भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा विद्वान था। इन्हें 2011 में पद्मश्री भी दिया गया था। हालांकि 2014 में
ग्रेनविल ऑस्टिन का निधन हुआ था, तो ये एक अमेरिकी इतिहासकार हैं। कौन? ग्रेनविल ऑस्टिन। और भारतीय संविधान के बहुत बड़े विद्वान। 2011 में भारत सरकार ने इनको पद्मश्री दिया। हालांकि 2014 में इनकी मृत्यु हो गई। और इन ग्रेनविल ऑस्टिन ने मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। इनकी एक पुस्तक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन, वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं और कुछ खास बात आपको इनकी बता देता हूं कि ग्रेनविल ऑस्टिन जो है, मैंने बताया यूएसए के इतिहासकार हैं। इतिहासकार भारतीय संविधान के एक बड़े विद्वान हैं। 2011 में इनको भारत सरकार ने पद्मश्री दिया। 2014 में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। और इनकी जो पुस्तक थी दोस्तों, वो इसमें तो नहीं आएगी। इनकी जो पुस्तक थी दोस्तों, आप लिख सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन द नेशन, इनकी पुस्तक है। और साथ में इनकी जो दूसरी पुस्तक है वो है वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस प्रकार से इनकी दो पुस्तकें बड़ी चर्चित हैं। और इन्हीं पुस्तकों में इन्होंने भारतीय संविधान का विश्लेषण किया, इसलिए ग्रेनविल ऑस्टिन जो है उनका नाम भारत में बड़े सम्मान से लिया जाता है। दूसरे व्यक्ति जिन्होंने भारतीय संविधान के लिए टिप्पणी की वो थे चर्चिल। इन्होंने कहा कि देश की जो सबसे बड़ी जाति या जो वर्चस्व वाली जाति, उनका इशारा ब्राह्मणों की तरफ था। तो देश की यानी भारत की सबसे बड़ी जाति के प्रतिनिधियों की संस्था कहा इसको। किसने? विंसेंट चर्चिल ने। तो दूसरे नंबर पे जो विंसेंट चर्चिल थे, ब्रिटिश विपक्ष के नेता जो पहले प्रधानमंत्री भी रहे थे, ने क्या कहा? देश के सबसे बड़े वर्ग या जाति के सदस्यों की संस्था बताया। किसने बताया? विंसेंट चर्चिल ने। और हाँ, एक बात और विंसेंट चर्चिल बताते समय मैं बता दूं, इन्होंने जब मुस्लिम लीग ने भाग लेने से इनकार कर दिया था, तब इस चर्चिल ने बड़े शाही अंदाज में कहा था कि ये तो एक ऐसी शादी है जिसमें दुल्हन गायब हो चुकी है। खैर, ये नहीं पूछेंगे, अपने को चर्चिल का ये पूछेंगे। एक लॉर्ड विस्काउंट जो साइमन है, इन्होंने भी एक टिप्पणी की। एक विद्वान है, नाम है लॉर्ड विस्काउंट साइमन। इन्होंने एक टिप्पणी की है और कहा कि ये हिंदू संस्था है। क्या कहा? तो जो लॉर्ड विस्काउंट
जो साइमन है, इन्होंने इसको हिंदू संस्था कहा। इस प्रकार से इन पर भारतीय संविधान पर कई आक्षेप भी लगे हैं। खैर, अपने को क्या मतलब दोस्तों। हाँ, अगला मुद्दा अपना तो काम का ये है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी। तो दोस्तों, संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। कुल 15 महिलाएं थी या चयनित की गई थी, उनको निर्वाचित एवं मनोनीत की गई। मनोनीत की गई थी। निर्वाचित की संख्या 14 और मनोनीत की संख्या 1। मनोनीत में से एक ही थी, उसका नाम था एनी मस्करनी। जो निर्वाचित जो महिला थी वो एक थी और उसका नाम था एनी मस्करनी। और ये दोस्तों त्रावणकोर रियासत केरल में जो है वहां से मनोनीत थी, इसलिए इनको एकमात्र मनोनीत महिला भी कहा जाता है। इनमें अन्य महिलाएं जो 14 थी वो कौन कौन थी, उनकी भी बारे में बात कर लो। तो दोस्तों, एक तो विजय लक्ष्मी पंडित ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और जो बाद में यूएनओ में प्रतिनिधि बनी भारत की और महासभा की अध्यक्षता भी इन्होंने की। दूसरी दोस्तों सरोजनी नायडू। तीसरी कमला चौधरी। चौथी पूर्णिमा बनर्जी। इसी तरह से दोस्तों पांचवी थी सुचेता कृपलानी। एक महिला थी जिसका नाम था हंसा मेहता। ये बंबई से आई थी दोस्तों, बंबई से निर्वाचित थी। और इनकी खास बात यह है कि ये महिला गुट की नेता थी। महिला गुट की नेता थी कौन? श्रीमती हंसा मेहता। एक और महिला थी जो 7वें क्रम पे, जे दुर्गा पाई। ये वैसे तो आंध्रा की रहने वाली थी, लेकिन ये मद्रास प्रांत से निर्वाचित थी। और इनमें सबसे सक्रिय थी। 8वें नंबर पे एक मुस्लिम सदस्य और थी, बेगम अयाज रसूल। ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी। हमारी संविधान सभा में एकमात्र जो मुस्लिम महिला थी, कौन थी दोस्तों? बेगम अयाज रसूल। एक और सदस्य थी राजकुमारी अमृता कौर। तो मैं आगे ले लेता हूं। 9वें नंबर पे राजकुमारी अमृता कौर।
और इनकी खास बात कि ये भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री बनाई गई थी। इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। कौन सा मंत्रालय दोस्तों? इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था उस समय का। अब एक जो एससी की महिला भी थी, दलित महिला जिसको हम कहेंगे, एकमात्र थी दलित महिला, तो वो कौन थी? दलित महिला एकमात्र दाक्षायणी वेलायुधन, ये एकमात्र दलित महिला और साथ में सबसे कम उम्र की महिला भी यही थी। सबसे कम आयु की जो महिला थी वो भी कौन थी? यही थी। ये मद्रास से आई थी दोस्तों। कहां से आई थी? मद्रास से निर्वाचित हुई थी। ये पंजाब से निर्वाचित हुई थी। तो खास महिलाएं जिनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद में 5 महिलाएं और बची दोस्तों, तो एक एक करके ले लो। इनमें एक है मालती चौधरी। 12वीं है लीला राय। इसी तरह से दोस्तों रेणुका राय और एक महिला अंबु स्वामीनाथन। ये सही नाम अंबु स्वामीनाथन है। इनमें दोस्तों जो महिलाएं ये थी 14, ये निर्वाचित महिलाएं, और इनमें एक महिला जो थी ये मनोनीत महिला। इस प्रकार से ये 15 महिलाएं जो मैंने बताई आपको कि 15 महिलाएं थी। निर्वाचित महिलाएं विजयलक्ष्मी पंडित हैं, सरोजिनी नायडू हैं, और इनके साथ साथ दोस्तों जो कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी एवं सुचिता कृपलानी, और इनके साथ साथ हंसा मेहता। जो हंसा मेहता एक खास बात क्या है कि महिला नेता थी, बंबई से निर्वाचित थी। और इनके साथ दोस्तों एक जे दुर्गा बाई मान लो, वैसे तो पाई है, जे दुर्गा पाई। तो जे दुर्गा पाई ये जो थी मद्रास से थी और सबसे सक्रिय महिला थी, सबसे ज्यादा वक्ता थी, बहुत बड़ी। बेगम अयाज रसूल को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि एकमात्र मुस्लिम महिला थी ये दोस्तों। और इनमें से राजकुमारी अमृता कौर जो कि पहली मतलब केंद्र में पहली महिला मंत्री भी बनी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था, पहली कैबिनेट मंत्री बनी थी, पंजाब से आई थी। और दाक्षायणी जो वेलायुधन है ये एकमात्र दलित महिला जो सबसे कम उम्र की थी। फिर मालती चौधरी, लीला राय, रेणुका राय और अब्बू स्वामीनाथन, ये अन्य महिलाएं। इस प्रकार से 14 जो महिलाएं थी वो तो निर्वाचित थी। और दोस्तों ये एकमात्र जो एनी मस्करनी जो थी ये मनोनीत महिला थी, जो त्रावणकोर से मनोनीत की गई थी। तो इस प्रकार से हमने संविधान पर कुछ छुटे हुए जो मुद्दे थे इनके बारे में बात की दोस्तों। यहाँ कुछ एक जो प्रश्न और आते हैं उनके बारे में भी मैं बिना लंबी क्लास किए हुए यदि 2-4 बात बताऊं तो संविधान पर दोस्तों जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को जो मंजूरी दी गई थी वो आप सब जानते हैं कि 24 जनवरी को दी गई थी। ये शायद मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया। अब हम संविधान के जो भाग हैं, विशेषताओं में महत्वपूर्ण भाग संविधान की ओर कर लेते हैं। संविधान के भाग दोस्तों फटाफट अंदाज में हो जाने चाहिए दोस्तों। संविधान के वैसे 22 भाग हैं, 22 भाग, और अनुच्छेद 395 अनुच्छेद हैं दोस्तों। इनको यदि महत्वपूर्ण को लें तो इनमें दोस्तों पहला भाग जो है भाग नंबर 1, ये जो है भारत के राज्य
एवं संघ क्षेत्र से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 है। यहां मैं अनुच्छेद की बात करता चलूंगा, हालांकि सारे के सारे हम अनुच्छेद रटें कोई जरूरी नहीं है, फिर भी खास खास की बात मैं कर लेता हूं। दूसरा दोस्तों नागरिकता, दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के और 11 तक। तीसरा जो भाग है दोस्तों मूल अधिकार का, ये आप सबको आ ही रहा है, सिलेबस में भी है, सेकंड ग्रेड जीके में भी और आरएस में भी। तो ये 12 से लेकर के 35 तक। और दोस्तों चौथा जो भाग है वो है नीति निर्देशक तत्व का, नीति निर्देशक तत्व। ये दोस्तों 36 से लेकर के और 51 तक। फिर दोस्तों अगला भाग 4 का, ये जो भाग 4 का है दोस्तों ये मूल में नहीं था, बाद में जोड़ा गया, मैं लाल पेन से लिखता हूं। इसमें जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य और ये अनुच्छेद 51 के साथ जोड़े गए और इन्हें 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो 1976 में हुआ और ये लागू जो हुआ था वो जनवरी 1977 में हुआ था, से जुड़े गए और इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर जोड़ा गया था। ठीक है। इसके बाद दोस्तों भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में जो है वो है संघ सरकार। और ये दोस्तों संघ सरकार जो है ये अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक है। फिर आगे बढ़े दोस्तों तो है फिर भाग 6 में राज्य सरकार है, क्योंकि भारत में राज्यों का संविधान पृथक नहीं है, समझ रहे हैं। तो राज्य सरकार ये अनुच्छेद 152 से लेकर के दोस्तों और 237 तक है। तो यहां अपने को ये समझना है कि जो अनुच्छेद 152 से लेकर के और 237 तक है वो सभी राज्यों की सरकारों के लिए प्रावधान किया गया है। अब यहां दोस्तों राज्यों से संबंधित एक कोई अनुसूची थी पहले जो भाग 7 में थी, एक ही अनुच्छेद में राज्यों से संबंधित जो अनुसूची जो थी वो अनुच्छेद 238 में थी, ओनली एक में, और इसे 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया। 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया, इसलिए ये भाग अब अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इसको अब याद भी नहीं करना दोस्तों। मैं आगे फिर से बात करूंगा भाग 8 की। तो जो दोस्तों भाग 8 है, भाग 8वां जो भाग है उसमें संघ राज्य क्षेत्रों की बात की गई है। संघ राज्य क्षेत्र अर्थात संघ शासित क्षेत्रों की बात की गई है 239 से लेकर के और 242 तक। इसके बाद में दोस्तों भाग 9 है जो पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है या ग्रामीण पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के अंदर ए से लेकर के ओ तक ये लिखा हुआ है और इसे 72वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1992 में। फिर 10वां जो 9 जो है दोस्तों वो है शहरी निकाय, शहरी निकायों से संबंधित है और ये जो है 243 में अनुच्छेद में है और पी से लेकर के जेड जी तक है और इसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद में दोस्तों भाग 10 या 1 मिनट रुकिए, भाग 9 और ले लीजिए। इसमें सहकारी संस्थाएं हैं
सहकारी संस्थाएं, किसमें? भाग 9 के अंदर जो जोड़ा गया था, भाग 9 है, ये सहकारी संस्थाओं से संबंधित है दोस्तों। और इसमें ZH से लेकर के ZT तक है, अर्थात 243 में ही है। और 243 में ZH से लेकर के Z अनुच्छेद के भी उपभाग कर दिए गए, तो ZT तक इसमें सहकारी संस्थाएं, और ये 97वां संविधान संशोधन जो है उससे संबंधित है। अब हम दोस्तों बात करते हैं भाग 10 की। तो संविधान का जो भाग 10 है उसमें अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बात की गई है, अनुसूचित एवं जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बात की गई है, और 244 से लेकर के 244 क तक है। अर्थात अनुसूचित एवं जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बात की गई है, और ये एकमात्र 244 में है, और साथ में 244 के अंदर भी इसको शामिल किया गया है। जो 244 क में शामिल किया गया ये बाद में जोड़ा गया है। इसी तरह से दोस्तों जो भाग है 11, भाग 11 जो है वो संघ राज्यों के मध्य संबंधों पर निर्भर करता है। तो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, संघ राज्य जो संबंध हैं उन पर निर्भर करता है। और इन संबंधों में तीनों प्रकार के जो संबंध हैं, विधायी संबंध है, कार्यकारी संबंध है और वित्तीय संबंध है सबकी, तो 245 से लेकर के दोस्तों 263 तक ये है। ये अनुच्छेद 245 से लेकर के 244 तक ये होगा, तो 245 से लेकर के और 263 तक ये है। इसके बाद में दोस्तों जो भाग 11 है वो वित्त, संपत्ति एवं संविदा से संबंधित है। अर्थात भाग जो 12 है वो वित्त, संपत्ति तथा संविदा से संबंधित है। तो ये भाग 12 और 13 भी आजकल पूछे जाने लगे हैं। जो 13 है वो व्यापार से संबंधित, और भाग 12 जो है वो वित्त, संपत्ति और संविदा से जो संबंधित है। इसमें 264 से लेकर के 300 क तक के अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। 263 तक यहाँ, 264 से लेकर के और 300 क तक यहाँ शामिल किए गए हैं। अब महत्वपूर्ण में दोस्तों अगला है भारत में व्यापार वाणिज्य, इससे संबंधित जो है दोस्तों 301 से लेकर 307 तक के अनुच्छेद हैं। 301 से लेकर 307 तक जो है दोस्तों भारत में व्यापार वाणिज्य है। फिर अपन 3 और महत्वपूर्ण भाग ले लेते हैं दोस्तों। तीन और महत्वपूर्ण भाग ले लेते हैं दोस्तों। अपने कहां तक पढ़ लिया ये दोस्तों? 13 तक। 14वां, जो 14वां है दोस्तों वो सेवाओं के संबंध में है। केंद्र में एवं राज्यों में जो सेवा प्रदान करते हैं, भारत में जो सेवाएं हैं उनसे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर की जो सेवाएं हैं, संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनके लिए ये प्रावधान है। तो सेवाओं के लिए है, या फिर मैं कहूं तो संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, अर्थात अखिल भारतीय सेवाएं वगैरह जो आपने नाम सुना, ये दोस्तों 308 से लेकर 323 तक है। फिर दोस्तों 15वां बहुत महत्वपूर्ण है, ये निर्वाचन से संबंधित भाग है, जिसमें निर्वाचन आयोग वगैरह 324 में है दोस्तों, और वहां से लेकर के ये 329 क तक 329 तक है। और इसी में एक 326वां अनुच्छेद जरूर याद रखें, इसमें वयस्क मताधिकार की बात की गई है। वयस्क मताधिकार 326वां अनुच्छेद। और 16वां जो भाग है दोस्तों, कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधान है। कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधान जो जैसे SC ST, आंग्ल भारतीय वगैरह, तो कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधान
ये दोस्तों 330 से लेकर 342 तक, 342 तक, जिसमें आंग्ल भारतीय, SC ST एवं अन्य वर्गों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और लास्ट बात करें दोस्तों तो 17वां जो है वो राजभाषा से संबंधित है। नाम राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं। ये 343, 342 के बाद 343 से लेकर 351 तक है। तो ये महत्वपूर्ण भाग है, एक बार पुनः देख लीजिएगा दोस्तों। मैंने बताया कि संविधान के मुख्य भाग में भारत के राज्य क्षेत्र, भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, 5 से लेकर 11 तक नागरिकता, 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार, और इसके बाद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। इसके बाद में 51 क में मौलिक कर्तव्य जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फिर भाग 5 जो संघ सरकार का, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, पूरे 100/100। इसके बाद दोस्तों राज्य सरकार जो है वो 152 से स्टार्ट होकर के 237 तक, 238 जो था दोस्तों वो भाग 7 था जिसको हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन से? 7वें संविधान संशोधन से 7वां ही जो भाग था उसे समाप्त कर दिया गया जो अनुच्छेद 238 से संबंधित था। तो 7वां भाग 7वें संविधान संशोधन से समाप्त किया गया अनुच्छेद 238 में। फिर आगे बात करें तो 8वां भाग जो है दोस्तों वो संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनसे संबंधित है, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनसे संबंधित है, और ये 239 से लेकर के 242 तक है। 9 जो है वो पंचायती राज का आपने रट्टे मार रखे हैं, अनुच्छेद 243 के अंदर ए से लेकर के ओ तक है, और 72वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। और 9 का जो है दोस्तों वो शहरी निकायों से संबंधित है, जिसमें 243 से लेकर पी से लेकर के जेड तक जोड़ा गया दोस्तों। और ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये देखो यहां दिक्कत आ गई ना, ये 73वां संविधान संशोधन है दोस्तों, और ये 74वां संविधान संशोधन है। ऐसे होता है, थोड़ा सा स्पीड पकड़ते ही, ठीक है ना। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है उनके द्वारा ये भाग 9 और 9 के जोड़े गए। 9 ख भी जोड़ दिया गया, सहकारी संस्थाएं लाएगी। 243 में जो अनुच्छेद है ZG तक तो नगरीय निकाय में है, ZS से लेकर ZT तक इसी 9 ख में है, जो 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौन सा दोस्तों? 97वां संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया। फिर दोस्तों भाग जो 10 है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के लिए 244 से लेकर के 244 क तक, यानी 2 अनुच्छेद 244, 244 क। इसके बाद में दोस्तों संघ एवं राज्य जो संबंध है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के मध्य विधायी संबंध, कार्यपालिका संबंध, वित्तीय संबंध जो है वो 245 से लेकर के 300 क तक है, और फिर 263 तक है, और फिर 264 से लेकर के वित्त संपत्ति और संविदा की बातें हुई है। या मैंने धा गलत लगा दिया, संविदा में दा आएगा दा, तो 264 से लेकर 300 क तक। फिर दोस्तों 13वां जो भाग है 13वां, उसमें वित्त है, संपत्ति है, संविदा है, और ये अनुच्छेद 300 क से लेकर 307 तक। और फिर दोस्तों संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, जैसे कि आप लोग भी गजेटेड बनने जा रहे हैं, तो इन्हीं सेवाओं में अनुच्छेद 308 से लेकर 323 आपकी सेवा को मजबूती देता है। फिर निर्वाचन आयोग वगैरह, निर्वाचन वगैरह 324 से 329 में, वयस्क मताधिकार प्रणाली के अनुच्छेद में 326 में। अनुच्छेद जो 16 है दोस्तों कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधान है, जैसे कि आंग्ल भारतीय, जैसे कि SC ST, इनको लोकसभा और विधानसभाओं में जो आरक्षण दिया गया है उनके बारे में बात की गई है, जैसे 331, 332, 334, समझ रहे हो, 333। कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधान 330 से लेकर 342 तक, और राजभाषा जो है दोस्तों वो 343 से लेकर 351 तक। ये महत्वपूर्ण भाग थे। आज मैंने संविधान के निर्माण और उसकी विशेषताओं पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की अपनी क्लास समाप्त, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।